सॉरी मेरे एरर आ गया था कोई, तो उस वजह से ये क्रैश कर गया था। नेट का तो कोई इशू नहीं है जी। लेट्स स्टार्ट। आवाज आ रही है आप लोगों को? यस यस सर। सर। जी सर। मेरा वो जूम जो है क्रैश कर गया था, सॉरी, उस वजह से तो वो रिस्टार्ट होने में देर लगी। Dummy life cap 10.3 पेज नंबर 339। The mean lifetime of a sample of 400 fluorescent light bulbs produced by a company is found to be 1600 hours with a standard deviation of 150 hours. Test the hypothesis that यार इसे बच्चे छेड़ देते हैं। Test the hypothesis that the mean lifetime of a bulb produced in general is higher than the mean life of 1570 hours. At alpha is equal to 0.01 level of significance. जी, कुछ इंफॉर्मेशन बताइए। कभी वो पॉपुलेशन की इंफॉर्मेशन पहले कह देते हैं, कभी सैंपल की इंफॉर्मेशन पहले। अभी देखिए, द मीन लाइफ टाइम ऑफ अ सैंपल ऑफ 400 ऑफ अ सैंपल ऑफ 400, तो सैंपल यानी स्मॉल एन 400 है। मीन लाइफ इसकी कितनी है? 1600 आवर्स। तो सैंपल का मीन जो है वो x बार होगा विद स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 150। तो ये स्टैंडर्ड डेविएशन भी अब सैंपल का है, ये याद रखिए। तो सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन अब हमारे पास या तो कैपिटल एस हो सकता है या स्मॉल एस हो सकता है। तो बताइए, कैपिटल होगा स्मॉल एस होगा? स्मॉल एन होगा सर, वो क्यों बोला? क्योंकि सैंपल का है ना, अगर पॉपुलेशन का होता तो कैपिटल एन होता। नहीं 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 नहीं, ये स्मॉल एन है यहाँ पे, सैंपल तो ये हो गया। मैं अब बात कर रहा हूं कि ये जो 150 है वैल्यू, ये सिग्मा है, कैपिटल एस है, स्मॉल एस है, ये बताएंगे आप मुझे। सर ये 150 होगा। 150 है ना? तो ये 150 इन तीनों में से कौन सी चीज बताएगी, मैं ये पूछ रहा हूँ। स्मॉल सिग्मा। एस है, कैपिटल एस है, सिग्मा है? सिग्मा। सिग्मा क्या होता है? पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन। पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन। और ये सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन, और ये सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन। अब स्टेटमेंट दोबारा से गौर करें कि ये जो पॉपुलेशन की क्वांटिटी बताई है, ये सैंपल की बताई है। वो कह रहे हैं कि जी हमने 400 बल्ब्स का एग्जांपल लिया, उनका मीन लिया हमने और उनका स्टैंडर्ड डेविएशन। तो 400 का मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन जब ये हम सैंपल लिख रहे हैं, x बार लिख रहे हैं, तो फिर जो अगली 150 वैल्यू बताई है वो भी सैंपल की है। तो इसका मतलब है कि ये तो नहीं है, सिग्मा तो नहीं है। अब सोचने की बात है कि कैपिटल एस है या स्मॉल एस है, और कैपिटल एस और स्मॉल एस यानी कि ये तीनों में से आप लोग नहीं डिसाइड कर पा रहे थे। इट मीन कि आपको जो पिछला चैप्टर था वो भी नहीं समझ आया। सर ये कैपिटल एस होगा क्योंकि एन जो है वो ग्रेटर देन 30 या 25 है। यस, यही जजमेंट है भाई। क्वेश्चन जो है जेड का या टी का जो आंसर है वो तो सेम आ जाएगा, लेकिन इसके मार्क्स होंगे, याद रखना, इसके मार्क्स कट जाएंगे। अगर आपने कैपिटल एस की जगह स्मॉल एस लिख दिया, या एस की बजाय सिग्मा लिख दिया, सिग्मा की बजाय एस लिख दिया, तो इस पे बहुत ही ध्यान से देखना है।
क्योंकि मैं देखिए मैं खुद भी तो इस चीज पे बहुत फोकस कर रहा हूँ ना, तो मैं फिर वो चीज आप लोगों से चाहूंगा भी। तो चूंकि ये सैंपल क्वांटिटी थी, सैंपल का जिक्र पहले आया, फिर सैंपल के साथ ही मीन का जिक्र है, तो वो सैंपल का मीन है। फिर साथ में ही स्टैंडर्ड डेविएशन का जिक्र आ गया, तो वो भी सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन है। सैंपल में हमारे पास दो ऑप्शन होती है, कैपिटल एस और स्मॉल एस। ये अनबायस्ड स्टैंडर्ड डेविएशन और ये बायस्ड स्टैंडर्ड डेविएशन है। बायस्ड स्टैंडर्ड डेविएशन हम लार्ज सैंपल में यूज करते हैं, अनबायस्ड स्टैंडर्ड डेविएशन हम स्मॉल सैंपल्स में यूज करते हैं, जो टी टेस्ट में यूज होता है। तो इसलिए इसे ध्यान से यूज करना है। तो अभी ये कैपिटल एस था क्योंकि एन लार्ज है, 400 है, 25 से ग्रेटर है। अभी फर्दर उन्होंने कहा है टेस्ट द हाइपोथेसिस दैट, ये पॉइंट सबसे जरूरी है। टेस्ट द हाइपोथेसिस दैट द मीन लाइफ टाइम ऑफ अ बल्ब प्रोड्यूस इन जनरल इज हायर देन मीन लाइफ इन जनरल, यानी कि पूरी जो भी प्रोडक्शन हो रही है, मीन, ये भी मीन था, ये सैंपल का मीन था, और ये भी मीन है। ठीक है, ये पॉपुलेशन इन जनरल, ओवरऑल पॉपुलेशन, एक्चुअल, ये सब पॉपुलेशन मीन्स के लिए, ये पॉपुलेशन स्टैंडर्ड के लिए यूज होते हैं। तो ये है हायर देन, हायर को क्या लिखेंगे, यही होगा ना, ग्रेटर, यस सर, ग्रेटर। ग्रेटर। ठीक है, ग्रेटर देन, कितना ग्रेटर देन, 1570। ये हाइपोथेसिस बताया उन्होंने कि ये टेस्ट कीजिए। तो हम इसके लिए उलट खुद से बना लेते होते हैं ना, इसका उलट क्या होगा, सर लेस, म्यू less लेस than देन, 120. लेस देन एंड इक्वल टू। अब ये हमने दो हाइपोथेसिस बना लिए। इनमें से एक नल हाइपोथेसिस है और एक अल्टरनेटिव है, तो हमने अकॉर्डिंगली अब उनको उनके सामने लिखना है। ठीक है, तो फिर अब हम प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं। हेडिंग देंगे नल एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस को H0 कहते हैं और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को H1 कहते हैं। तो नल हाइपोथेसिस हमारे पास कौन सा होगा बताइए, इन दोनों में से नल कौन सा है, नीचे वाला सर, सर लेस ऊपर देन वाला, 120. ग्रेटर देन। नल सर हाइपोथेसिस नीचे वाला जिसमें नीचे वाला. इक्वलिटी का साइन आता है। नैन बिल्कुल सही कह रहे हैं। ठीक है, म्यू लेस देन इक्वल टू 1570। आपको मैंने कुछ जजमेंट बताई थी ना कि भाई नल हाइपोथेसिस कौन सा होगा जिसमें इक्वलिटी का साइन आएगा, और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस जिसमें सिंपल ग्रेटर हो, सिंपल लेस हो, या नॉट इक्वल टू हो। अब बात समझ आ गई। आप पिछले क्वेश्चन पे जाइए, जी वहां सर। जाकर देखिए उससे हमने कैसे किया था। इनके साथ में स्टेटमेंट भी लिखेंगे। अब यहाँ पर कोई खराबी वगैरह तो नहीं देख रहे, बल्कि सिंपल सी स्टेटमेंट उन्होंने की थी जो टेस्ट करने के लिए कहा गया है। मीन लाइफ ऑफ bulbs हायर देन 1570। तो ये क्या होगा फिर, Smaller than. लेस देन। मीन लाइफ ऑफ लाइट bulbs is not higher than, टेक्निकली हमने उसे निगेट करना है। ये कहता है कि 1570 से ज्यादा है, और ऊपर वाला क्या कहता है कि 1570 से ज्यादा नहीं है। नेक्स्ट जो होता है हमारे पास, दैट इज लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, वो गिवन है हमें 0.01। इसके बाद आ जाता है हमारे पास थर्ड चीज,
टेस्ट स्टैटिस्टिक। आप लोगों को मैंने म्यूट किया है क्योंकि जब वो आता है तो साथ में ही ना सामने स्क्रीन जो है वो आप लोग अब मतलब स्पॉटलाइट आ जाती है नाम पे, तो इसलिए तो आप लोग जो है अपने तौर पर अपना अपना टेस्ट स्टैटिस्टिक लिखिए। What will be your test statistic according to this information? कि यानी केस 1 लगेगा, केस 2 लगेगा या केस 3 लगेगा। ओके, ऑब्वियसली आप लोगों ने अपने जहन में जज कर लिया होगा कि क्या कौन सा केस है यहाँ पर, लेकिन मेरे मुताबिक ये जी टेस्ट लगेगा क्योंकि केस नंबर 2 सिग्मा इज अननोन एंड n is large, sample size is large, तो इसके लिए फिर x bar minus mu divided by कैपिटल S डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ n, कैपिटल N नहीं है तो फिर विदाउट रिप्लेसमेंट वाला नहीं लगेगा जी। कैलकुलेशन करेंगे, कैलकुलेशन में वैल्यूज पुट कर दीजिए। x बार हमारे पास है 1600, म्यू है हमारे पास 1570, कैपिटल S की वैल्यू 150 और स्क्वायर रूट ऑफ 400 जी। इसे आप लोग सिंप्लीफाई कीजिए, अपने कैलकुलेटर को इस्तेमाल करना सीखिए। हमारी मेहनत करने का तभी फायदा है कि अगर आप लोग भी खुद से काम कर रहे हैं, वरना अभी तो कोई रिस्ट्रिक्शन भी नहीं है ना कि जी क्लास में जबरदस्ती आना है वो ये सब चीजें। 30 डिवाइडेड बाय 400 का स्क्वायर रूट 20 आ जाएगा तो 150 डिवाइडेड बाय 20 तो ये आ जाएगा 7.5। 30 डिवाइडेड बाय आंसर तो आ जाएगा 4। जी की वैल्यू 4 आ गई, तो इसी को हम लोग कैलकुलेटर क्या देते होते हैं ना, our z is 4। जी कैलकुलेटेड की वैल्यू 4 आ गई है भाई। अब इससे नेक्स्ट पार्ट हमारा होता है क्रिटिकल रीजन। आप लोग बखूबी जानते हैं ये कैसे बनाना हमने। यहाँ पे हम लोग एक डायग्राम सी बनाते होते हैं, ठीक है। अब आप लोग खुद से जज कीजिए कि ये 2 टेल टेस्ट है, 1 टेल टेस्ट है, राइट टेल है, लेफ्ट टेल है, अपना अपना काइंडली अपने पेज पे बना लीजिए। मकसद खुद से कोशिश करेंगे तो है, अदरवाइज तो कोई फायदा नहीं। तो काइंडली अपना अपना बनाइए। आई एम लिटिल वेटिंग एंड देन मैं फिर इसे कंप्लीट करता हूँ। डू इट योरसेल्फ एवरीबॉडी। क्या आएगा, गलत होगा सही होगा कौन सा, मैं देख रहा हूँ आप लोगों को कि आप कैसी ड्राइंग कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं। शाबाश, होप्सो बना लिया होगा कुछ लोगों ने। अब मैं मतलब इसे डिस्क्लोज कर रहा हूं कि हम लोग ये क्रिटिकल रीजन किसको देखकर बनाते हैं, अल्टरनेटिव को देखकर बनाते हैं। तो अल्टरनेटिव का साइन किस तरफ है, राइट साइड पर है, तो फिर हम इसे राइट टेल टेस्ट कहते हैं। और राइट टेल टेस्ट जी अल्फा। अब अल्फा हमारे पास 0.01 है, तो इसके लिए आपका टेबल की वैल्यू क्या आएगी। अस्मा आपसे, अस्मा है अभी ग्रुप में शेयर हुआ था। मोहम्मद जीशान, आपका भाई माइक जो है ना अमूमन जो है वो ओपन होता है, तो मैं आपको पेनल्टी के तौर पर अभी रिमूव कर रहा हूँ।
जी अस्मा है हमारी क्लास में? हाँ मैंने अनम्यूट कर दिया, आप बोल सकते हैं अभी आप लोग। सर मेरे पास टेबल है, किधर से वैल्यू देखनी है? टेबल पहला दूसरा पेज जो है ना, क्रिटिकल वैल्यूज जो होती है जी की, वो वाला। 1 मिनट में देखती हूँ। ये वाले में देखनी है, वो जो सिंपल वाला नहीं है वो वाला, वो जो 9 चैप्टर में भी यूज हुआ था। 9 चैप्टर में है पेज 310 के जिस तरह का वैसा टेबल ना। तो अल्फा अगर हमारा 1% हो और उसमें फिर हमारे पास दो होती है वैल्यूज, 1 टेल और 2 टेल। सर क्या ये वैल्यू है आपके पास? जी टेस्ट में, जी टेस्ट जी में जी टेस्ट, जी टेस्ट। अल्फा कितना है? अल्फा आपके पास नहीं है कुछ? 1%, 0.01। सर इसके लिए है 1 टेल टेस्ट में 2.32। हाँ 2.33 या 32 समथिंग होगा, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, 1 टेल टेस्ट है तो ये वैल्यू आ जाएगी 2.33 या 32। मेरे पास 33 है, आपके पास 32 है, चलेगा, थोड़ा बहुत फर्क, कोई इशू नहीं। ठीक है, तो फिर इसे हम क्या कहेंगे? क्रिटिकल रीजन। और इसे क्या कहेंगे? अल्टरनेटिव रीजन। अल्टरनेटिव रीजन। ठीक है, इसी चीज को हम लोग कुछ इस तरह से भी डिस्क्राइब कर सकते हैं। z कैलकुलेटर ग्रेटर देन इक्वल टू z अल्फा, यानी z कैलकुलेटर ग्रेटर देन इक्वल टू 2.33। इसका मतलब है कि z कैलकुलेटेड अगर 2.33 से बड़ा हो जाएगा तो हम रिजेक्ट कर देंगे। ये क्रिटिकल रीजन में, क्रिटिकल रीजन ही डिफाइन कर रहे हैं ना। और इसके अदर हैंड फिर अल्टरनेटिव होते हैं, जैसे ये वैल्यू से ग्रेटर क्रिटिकल रीजन है और इससे लेस अल्टरनेटिव रीजन है। तो अब देखिए हमारे कैलकुलेटेड वैल्यू क्या है, 4। तो आप बताएंगे ये कहां पे फॉल कर रही है? सर ये राइट साइड पे। राइट साइड पे। अब राइट और लेफ्ट नहीं कहा करें, अब आप लोग बड़े हो गए हैं क्रिटिकल रीजन इसमें, में, क्रिटिकल अब रीजन। कहेंगे क्रिटिकल रीजन। ठीक है, इतने बड़े नहीं, बोलो अरमान। इतने बड़े नहीं हुए सर। नहीं इतने के बड़े तो हो गए हैं कि आप कुछ जान सकें। अब आप कौन से बड़े होने की बात कर रहे हैं, आई डोंट नो। अरमान और कितना बड़ा होना चाहिए भाई तुम? माँ बाप के लिए छोटे ही रहते हैं हमेशा, तो चलिए उस सेंस में मान लेते हैं। ठीक है, अच्छा। फिर तो सर आपके लिए भी हम छोटे ही हैं ना, क्योंकि आप भी तो हमारे रूहानी फादर है ना। तो मैं इसीलिए कह रहा हूं। चले, जी कैलकुलेटेड 4 है, क्रिटिकल वैल्यू है 2.3। ये डिसाइड करेगी कि भाई 4 जो है वैल्यू ये कहां पे लाई कर रही है, 2.33 एंड ग्रेटर राइट साइड, इसे हम क्रिटिकल रीजन कह रहे हैं। और 2.3 से लेस एक्सेप्टेंस रीजन कह रहे हैं। अल्टरनेटिव नहीं, एक्सेप्टेंस रीजन इसे कहते हैं। ठीक है, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होता है। सो 4 वैल्यू जो है देखिए ये कहां पे लाई कर रही है, 4 वैल्यू लाई कर रही है 2.3 से ग्रेटर, और राइट साइड पे यानी ग्रेटर साइड पे क्रिटिकल रीजन है। इसका मतलब है कि हमारा जो कैलकुलेट वैल्यू क्रिटिकल रीजन में फॉल कर रही है तो हम अपने नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देंगे। और अगर ये वैल्यू लेस होती, जिस तरह से लास्ट क्वेश्चन किया था, तो वो लेस थी, तो इस एरिया को हम क्या कहेंगे, एक्सेप्टेंस एक्सेप्टेंस। रीजन। तो फिर नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर लेते। अब चूंकि ये तो हम हाइपोथेटिकली दोनों बातें कर रहे हैं, प्रैक्टिकली देखते हैं। 4 चूंकि राइट साइड पर है, क्रिटिकल रीजन में है, तो अब हम अपने नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देंगे। नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करेंगे तो अल्टरनेटिव को एक्सेप्ट करेंगे, और अल्टरनेटिव को एक्सेप्ट करेंगे तो फिर इस ये डिसीजन करेंगे कि मीन लाइफ ऑफ लाइट बल्ब्स हायर देन 1570। ये उनका क्लेम था, वो क्लेम दुरुस्त साबित हो गया है।
और ये सब चीजें किसमें लिखेंगे? कंक्लूजन में। तो कंक्लूजन में लिखेंगे वही फॉर्मेट मैंने आपको बताया था, एज कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ आवर टेस्ट statistic falls in critical region, so we may reject and may accept alternative hypothesis. That is, alternative hypothesis क्या था? वो जो स्टेटमेंट है, यानी जो पूछी गई है, the mean life of light bulbs is higher than 1570 hours. Hours इसकी यूनिट थी जी। एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस? किसी को कोई चीज समझ ना आई हो? एनीवन? सर जब आप करवा रहे होते हैं तब समझ आ जाती है, बाद में मसला बनता है। ये स्टैटिस्टिक्स का प्रॉब्लम है। तो इस प्रॉब्लम को जो इससे गुजर चुके हैं तो वो बताएंगे ना कि इसका हल क्या है। तो इसका हल ये है कि जो मैंने करवाया है क्वेश्चन पहले, तो उससे अच्छे से करें। तो अभी तो आप लोगों के पास फैसिलिटी है कि जी रिकॉर्डिंग भी चले। आपको ये प्रिंट आउट तो अभी मैं सेंड कर दूंगा, ठीक है। प्लस आज वाली रिकॉर्डिंग जो है वो मैं अपलोड कर देता हूँ अभी, आज और कल वाली। सर एक्सक्यूज मी। जी जी, वालेकुम सर अस्सलाम। स्क्रीनशॉट भी आप ग्रुप में सेंड किया करें सर प्लीज। ग्रुप में ही सेंड करता हूँ, कल वाले थोड़े थे तो इसीलिए नहीं किया मैंने, कहा दोनों क्लासेस के इकट्ठे कर दूंगा। ठीक हो गया भाईजान? बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। जी वालेकुम शुक्रिया। अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्या था? एक्सक्यूज मी 10.4 सर। जी आयशा बोले। सर 9 चैप्टर की प्रॉब्लम्स आपको बोला था, काइंडली वो भी सेंड कर देना। प्रॉब्लम कौन से? सर वो एग्जांपल्स कर ली थी ना, जो सॉल्व प्रॉब्लम हम लोग खुद करते हैं, वो वाली आपको मैं बोला था, वो हमें क्लियर नजर नहीं आती, आप कहते मैं दोबारा सेंड कर दूंगा। अच्छा अच्छा, चले सर आप आप हमें लोग, मैं बुक बता का दूं। नाम बता दें, हम उसको 10.4 करो, डाउनलोड कर लेंगे। 10.4 करें, ठीक है। 10.4 को उससे ट्राई करें। मैं तब तक आपको 9 चैप्टर की एक्सरसाइज कह रहे हो ना, एक्सरसाइज में सेंड करता हूँ अभी। 10 ट्राई करें, 10.4 क्वेश्चन। शाबाश, मैं वो स्कैन करके करता हूँ।
सर 10.4 ना यस यस कर लिया सर। एक्स बार सर 2 है ना और सिग्मा जो है वो 0.01 है। ओके आपने जो कहा था मैं वो कर रहा हूँ, थोड़ा सा वेट। सर नाश्ता करे आराम से। मैंने यकीन जाने अभी तक नहीं किया। घर वालों को भी छुट्टी है, सबको सोए हुए। इतनी जल्दी कौन देता भाई? We are dedicated people. So आप लोग brother one. ये ले भाई, मैंने सेंड कर दिया है। गर्ल्स सेक्शन में भी हुआ है, बॉयज में भी जी सेंड सर, कर। शुक्रिया। Continuous manufacturing process of steel rods is said to be in state of control and produce acceptable rods if mean diameter of all rods produced is 2 inches. यानी मीन कितना है? 2 inches ओवरऑल की बात हो रही है जितनी भी प्रोडक्शन है। Although the process standard deviation exhibits stability over time with standard deviation sigma is equal to 0.01 inches. ये भी population का हमने खुद से बता दिया। The process mean may vary due to operator error or problems of process adjustment। मतलब problem हो सकता है इसके अंदर, यानी कि उसका diameter change हो सकता है। Periodically random samples of 100 rods are selected to determine whether the process is producing acceptable rods। यानी over the time periodically 100 rods का सैंपल लिया जाता है और मेजर किया जाता है, इंस्पेक्शन की जाती है कि क्या वो रॉड सही बनाए जा रहे हैं। If the result of a test indicates that the process is out of control, it is stopped and the source of trouble is sorted। यानी अगर टेस्ट या इंस्पेक्शन रिजल्ट्स जो हैं वो फेवरेबल ना आए उनके, तो प्रोसेस को रोक दिया जाता है, प्रॉब्लम को देखा जाता है, सॉर्ट आउट किया जाता है। अदरवाइज इट इज अलाउड टू कंटिन्यू ऑपरेटिंग, अदरवाइज चलते रहने देते हैं। A random sample of 100 rods is selected। 100 rods का sample लिया, resulting in a mean of 2.1 inches और उन sample का mean 2.1 inches आ गया। As a hypothesis to determine whether the process to be continuous। hypothesis मालूम कीजिए कि क्या प्रोसेस चलते रहना देना चाहिए। प्रोसेस कब चलते रहने देना चाहिए? जब आपका प्रोसेस इन स्टेट ऑफ कंट्रोल हो। जब आपका प्रोसेस स्टेट ऑफ इन कंट्रोल होता है वो कब होता है? जब आपका डायमीटर 2 इंचेस हो। जब आपका डायमीटर 2 इंचेस हो, और अगर डायमीटर 2 इंचेस ना हो तो प्रोसेस को रोक दिया जाता है। तो फिर आपका हाइपोथेसिस क्या बनेगा? बनाइए अपना अपना हाइपोथेसिस। शाबाश। हसनैन क्या बनेगा? नौशीन बोलिए। सब खामोश हो गए? गलत ही बोल जी दो सर, यार। जी सर। H0 म्यू क्या ग्रेटर। होगा और H1 क्या होगा? अब मैं हेडिंग्स नहीं दूंगा, वो आप लोगों को मालूम है। नल एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस सर क्या बनाऊं मैं? सर जो H0 है जी वो लेस देन म्यू लेस देन इक्वल टू जो है म्यू नॉट की वैल्यू 2.1। नहीं 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 नहीं, अल्लाह के बंदो, अंधेरे में टमक टुइयां नहीं मारे। n इज इक्वल टू 100, ये तो पता है।
इसका मीन जो है दैट इज 2.01। सर इक्वल टू नहीं होगा क्योंकि वो प्रोसेस चल रहा होता है और फिर रुक जाता है। आयशा कहती हैं कि म्यू इज इक्वल टू 2 हो, 2 यस सर, तो फिर अल्टरनेटिव क्या बनेगा? नॉट इक्वल टू। म्यू इज नॉट इक्वल टू 2। एग्जैक्टली, आप सही कह रही हैं। अच्छा, जो बुक की हाइपोथेसिस है वो 80% गलत होते हैं, तो इसीलिए उनको तो देखना ही नहीं। अगर आपने सॉल्यूशन फौरन से देख लिया तो फिर मेरा ये दिमाग खपाई करने का कोई फायदा नहीं है, याद रखिएगा। ठीक है, सॉल्यूशन देखने में टाइम लगता है, उधर पीछे व्हाट्सएप पे जाना है तो खुद से क्या आप बोल थे ना, वो चार होता है प्रोसेस रुक जाता है। ग्रेटर देन लेस देन में तो बताते हैं ना। नहीं मैं क्या कह सर रहा हूँ, हायर जो बुक बुक का वालों के सॉल्यूशन है ना, अगर आप फौरन से देख लेंगे ना स्टेटमेंट के बाद और अपने तौर पर नहीं ट्राई करेंगे तो फिर इसका कोई फायदा नहीं। प्रोबेबिलिटी अपने ज़हन पे जोर देने का नाम है। आप एक मर्तबा गलत, दो मर्तबा गलत, कोई इशू नहीं। आप ट्राई कर रहे हैं, एटलीस्ट अपने ज़हन पे जोर दे रहे हैं। ठीक है, और आप खुद से जब ट्राई करेंगे तो फिर आपको सही आ जाएगा, नॉट एन इशू। लेकिन अगर आप फौरन डिपेंडेंट हो गए, फौरन से सॉल्यूशन को देख लिया, अपने तौर पर ट्राई नहीं किया, तो फिर मैं ये सारी बुक के अगर 100 क्वेश्चन है, मैं आपको 99 करवाऊंगा तो फिर भी 100वां नहीं आएगा। लेकिन अगर आपने समझ के 5 से 4 भी कर लिए तो अगला छठा सातवां आप खुद करने के काबिल हो जाएंगे। सर ये बुक वालों से शुरू से इख्तिलाफ है सर, हमारा कभी सही नहीं आया। जी बोलिए। बुक वालों से शुरू से इख्तिलाफ है सर, कभी सही नहीं आया। बुक वालों से इख्तिलाफ है, सिर्फ हम उसकी प्रॉब्लम देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, बाकी वो बंदा स्टैटिस्टिक्स का नहीं है जिसने लिखी है ना, वो बिजनेस का है। ठीक है, तो जिसने स्टैटिस्टिक्स की मेजर डिग्री है, अब डॉक्टरेट कर रहे हैं, तो इससे आगे तो फिर कोई चीज नहीं बचती ना। तो इसीलिए आप लोग बी कॉन्फिडेंट कि मैं आपको सही ही करवा रहा हूँ। ओके, सर म्यू नॉट इक्वल टू 2 वाले जो स्टेटमेंट ऐसे एक्सप्लेन करें। स्टेटमेंट पढ़िए दोबारा, चलिए पीछे स्टार्ट में। मैं अब इख्तिसार से ही बता देता हूँ। कहते हैं कि जी कोई मशीन रॉड्स प्रोड्यूस कर रही है जिसका डायमीटर, मीन एवरेज डायमीटर 2 इंचेस है। ओवर द टाइम क्या होता है कि मशीन जो है वह गलत रॉड प्रोड्यूस कर देना शुरू कर देती है। ठीक है, तो उससे क्या किया जाता है कि फिर उसे हम पीरियडिकली 100 का सैंपल लेते हैं और उसका एवरेज मेजर करते हैं। अगर तो वो ना आए, तो यानी कि अगर 2 से हट जाए, यानी 2 इंच से के अलावा एवरेज आ रहा हो, प्रोसेस रोक दिया जाता है और प्रॉब्लम को देखा जाता है, अदरवाइज चलते रहने देना जाता है। सपोज यही रॉड है, ठीक है, तो रॉड का डायमीटर क्रिटिकल है। रॉड का डायमीटर, अब आपने थीम समझना है कि प्रॉब्लम राइट साइड पर है, लेफ्ट साइड पर है, ये दोनों साइडों पर है। इसका डायमीटर अगर किसी खास हद से बढ़ जाएगा तो भी ये खराब हो जाएगा, अगर खास हद से कम हो जाएगा तो भी ये स्क्रैप है, तो भी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम जो है सही क्या है, 2 इंचेस। अब एग्जैक्टली 2 इंचेस तो बन नहीं सकता, थोड़ा बहुत तो एरर आएगा। तो इसलिए हम लोग 2 लिमिट्स रख लेते हैं, लोअर और अपर लिमिट। इनके बीच में रहे जो कॉन्फिडेंस लिमिट्स आपको बताई थी। ठीक है, ये जो हाइपोथेसिस है और कॉन्फिडेंस इंटरवल था, ये एक ही चीज है। ठीक है, बस लोअर लेवल पे इनमें डिफरेंस नजर आता है, एडवांस लेवल पे इससे एक ही चीज कंसिडर किया जाता है। तो ये लोअर लिमिट अपर लिमिट इनके बीच में रहेगा तो एक्सेप्टेबल है। इस लिमिट से ग्रेटर हो गया तो प्रॉब्लम, इस लिमिट से लेस हो गया तो प्रॉब्लम है। इसीलिए जब भी इक्वल हो, हमें नहीं ग्रेटर बताया नहीं लेस बताया। पिछले क्वेश्चन पे जाइए, उन्होंने क्या कहा था, हायर देन, बढ़ गया है। तो फिर प्रॉब्लम क्या था, बढ़ जाना। उस उतना हो जाए या लेस हो जाए तो प्रॉब्लम नहीं है, यही चीज देख रहे थे ना हम लोग। और जरूरी नहीं कि वो जो हमें इंडिकेट किए जाए तो वो प्रॉब्लम ही हो, वो एक्सेप्टेबल चीज भी होती है। जैसे एवरेज जो है ज्यादा होना मुनासिब चीज है, खराबी तो नहीं थी वो। सो इस सूरत में ये नॉट इक्वल टू, यानी टू टेल टेस्ट है, मतलब दोनों टेल पे प्रॉब्लम है। हमारे अपर एंड पे भी क्रिटिकल रीजन बनेगा और लोअर एंड पे भी क्रिटिकल रीजन बनेगा। तो इसके साथ में स्टेटमेंट लिखिए, प्रोसेस इज इन स्टेट ऑफ कंट्रोल।
और ये क्या होगा, प्रोसेस इज आउट ऑफ स्टेट ऑफ कंट्रोल या आउट ऑफ कंट्रोल। टू के इक्वल नहीं है, एग्जैक्टली टू के इक्वल का मतलब सिग्निफिकेंटली डिफरेंट होना। तो फिर नेक्स्ट होता है हमारे पास अल्फा। अल्फा की वैल्यू बताई है इन्होंने कुछ, अल्फा की वैल्यू बताई है? यस सर 0.01। नहीं ना, कब बताई है? ये तो सॉल्यूशन में सर लिखा वो है। सिग्मा नहीं है? अल्फा की तो नहीं नजर आ रही इधर। वो सिग्मा है 0.01 जो है, ठीक है, अल्फा नहीं बताया। अब आपने जो कहा कि 0.01 हमें बताया नहीं गया, मैंने आपको बाय डिफॉल्ट कह दिया था कि 0.05 ले लीजिए, ठीक है। चले हम उस चीज को फॉलो कर लेते हैं, लेकिन एक चीज का थोड़ा ध्यान में रखिएगा कि हमें किस वक्त क्या लेना चाहिए लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। जब मामला क्रिटिकल हो, जब मामला क्रिटिकल हो तो हमें अल्फा मिनिमम रखना चाहिए, और जब मामला कोई बहुत ज्यादा क्रिटिकल नहीं है तो आप ज्यादा रख सकते हैं। जैसे लाइफ इन आवर्स थी तो वो तो बहुत बड़ी बड़ी वैल्यूज थी, 5% रख सकते थे इजीली, कोई इशू नहीं। लेकिन वहां पे उन्होंने इनमें इंडिकेट कर दिया था 1%, देन 1% ही चलेगा। अब यहाँ पे नहीं बताया तो ये प्रोसेस जो है बड़ी छोटी सी वैल्यू बड़ी अहमियत रखती है, तो इसीलिए इन्होंने 1% रखा, ठीक है। चूंकि नहीं बताया, हमने एक थ्रेशोल्ड रखा हुआ है कि जब नहीं बताएंगे तो 5% लेंगे, तो हम 5% को लेकर चल देते हैं, ठीक हो गया। अब टेस्ट स्टैटिस्टिक का अगली वैल्यू। अच्छा एक और चीज, जो चीज 5% पे एक्सेप्ट हो जाए, हो सकता है 1% पे रिजेक्ट हो जाए, सॉरी 5% पे रिजेक्ट हो जाए तो हो सकता है 1% पे जाके एक्सेप्ट हो जाए। 1% ज्यादा वाइड होता है, 5% थोड़ा कम होता है, वो भी चले मैं क्रिटिकल रीजन बनाऊंगा तो आपको बताऊंगा। टेस्ट स्टैटिस्टिक कौन सा यूज होगा, केस 1, केस 2, केस 3? अब बोलिए। जी टेस्ट। केस केस की बात कर रहा हूं मैं, केस 1। केस 1, क्योंकि सिग्मा मालूम है और जी टेस्ट, केस 1 में जी टेस्ट यूज होता है, बिल्कुल सही बात कही आपने। तो ये सिग्मा बाय स्क्वायर रूट ऑफ एन, वैल्यूज पुट कर दें डायरेक्टली, 2.01 माइनस 2 डिवाइडेड बाय 0.01 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 100। ये सारे को कैलकुलेटर पे सॉल्व कीजिएगा, क्योंकि ये वैल्यू तो आ जाएगी 0.01, ये वैल्यू 0.01 डिवाइडेड बाय 10, तो 0.01 डिवाइडेड बाय 10, 0.01 डिवाइडेड बाय आंसर, तो ये वैल्यू तो बहुत बड़ी आ गई। अच्छा सॉरी 2.1 है, ये गलती हो गई सॉरी यार, पीछे जाइए, ये 2.1 है, इसे सही कीजिए, 2.1 है, तो ये 2.1 हुआ, तो ये 0.1 है, ये 10 नहीं आएगा सॉरी, 0.1 0.01 डिवाइडेड बाय 10, डिवाइजर में 0.001 आ जाएगा, और 0.1 डिवाइडेड बाय आंसर, तो ये तो बहुत बड़ी वैल्यू आ गई 100। जी कैलकुलेटर 100 आ गया। क्वेश्चन में भी एरर हो सकते हैं, देखिए छोटी छोटी वैल्यूज थी लेकिन उसका रिजल्ट कितनी बड़ी वैल्यूज की सूरत में आया। अब क्रिटिकल रीजन सीआर बनाएंगे, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। अब हमारे पास दोनों तरफ क्रिटिकल रीजन बनेगा, जी अल्फा बाय 2 एन माइनस जी अल्फा बाय 2। अगर 5% हो, नाजिया सफीर अपना माइक बंद करो। अगर अल्फा 5% हो तो ये वैल्यू क्या बनती है, -1.96, और ये वैल्यू बनती है 1.96। ये क्रिटिकल रीजन बन जाएगा, ये एक्सेप्टेंस रीजन और ये क्रिटिकल रीजन। इसी चीज को हम लोग जी कैलकुलेटर
ग्रेटर देन इक्वल टू जी अल्फा बाय 2 लिखते होते हैं। v अल्फा बाय 2। जी अब बताइए, कंक्लूजन लिखिए। आपका जी कैलकुलेटर 100 है, तो ये तो बहुत बड़ी वैल्यू है। कहाँ पे फॉल करेगा? क्रिटिकल रीजन में, इस साइड वाले। अगर ये -100 होता तो इधर कहीं लाई कर रहा होता, और अगर ये 1 आ जाता तो फिर एक्सेप्टेंस रीजन में फॉल करता। अब चूंकि 100 है, पॉजिटिव वैल्यू राइट साइड पे, इससे बहुत बड़ी वैल्यू है, क्रिटिकल रीजन में फॉल कर रहा है, तो हम क्या करेंगे? अपने नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देंगे। नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देंगे तो अल्टरनेटिव को एक्सेप्ट कर लेंगे, और अल्टरनेटिव को एक्सेप्ट करने का मतलब क्या है कि प्रोसेस इज आउट ऑफ स्टेट ऑफ कंट्रोल, कि कहीं पे प्रॉब्लम है, वो डायमीटर 2 नहीं बना रही है एग्जैक्टली, बल्कि 2.1। 2 और 2.1 में बहुत बड़ा फर्क होता है। 100 और 101 में भी ज्यादा फर्क नहीं होता, ठीक है। तो छोटी वैल्यूज में थोड़ा सा फर्क भी बड़ी अहमियत रखते, तो इसीलिए यहाँ पे भी शायद वो 1% लेते। तो इस सूरत में हमारा नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो रहा है और अल्टरनेटिव एक्सेप्ट हो रहा है। तो ये कंक्लूजन काइंडली लिख लीजिए खुद से। As calculated value of our test statistic falls in accept rejection region or critical region, so we may reject our null hypothesis and may accept alternative hypothesis, that is process is out of control. Is that clear? Hello. अरे भाई, सुन रहे हैं मुझे? जी सर यस जी। सर। बड़ी लंबी खामोशी थी। ये बात समझ आ गई है? कंक्लूजन लिख रहे हैं यस अपना? सर। कंक्लूजन लिखिए। और मैं सारी इतनी स्टेटमेंट्स नहीं लिखूंगा, ये बता दिया अब आपको। टेन 10.5 कीजिए, अपना अपना हाइपोथेसिस बनाइए। 10.5 तो सर हाइपोथेसिस। इसमें एक्सेप्टेंस रीजन को जो है वो रिजेक्ट करना है। अरे नहीं नहीं, अल्लाह की बनी, एक्सेप्टेंस रीजन को कैसे चाहिए? ये तो दो टूल्स है, मतलब हमने एरियाज को सेपरेट कर लिया। ये क्रिटिकल है, ये वाला, ये एक्सेप्टेंस है, और ये क्रिटिकल है। एक्सेप्ट रिजेक्ट तो इसे करना है, H0 को, नल हाइपोथेसिस को। तो ये ठीक है वैल्यू सर। क्या है? 100। ये देखिए, ये वैल्यू क्या है? 100। कहाँ पे फॉल कर रही है? ये -1.96, ये 1.96। इस लाइन के ऊपर आपने देखना है कि ये वैल्यू कहाँ पे आएगी। इधर माइनस है, इधर चलते चलते यहाँ कहीं 0 आया होगा, फिर यहाँ चलते 1, यहाँ पे 1.96 हो गया, तो 100 कहाँ पे आएगा जाकर? राइट साइड पे सर, क्रिटिकल रीजन में। ये इधर कहीं जाएगा ना। तो यस सर। अगर इधर कहीं कोई वैल्यू आ जाती है तो ये इस रीजन को फिर ऊपर देखेंगे, कौन सा रीजन है? ये क्रिटिकल रीजन है। तो अगर कोई वैल्यू जी की क्रिटिकल रीजन में फॉल कर जाए तो फिर H0 रिजेक्ट होता है। क्या रिजेक्ट होता है? H0, यानी नल हाइपोथेसिस। और अगर H0 रिजेक्ट हो जाए तो H1 एक्सेप्ट होता है, मतलब अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस के एक्सेप्ट होने का मतलब है कि उसके साथ में जो स्टेटमेंट है, ये एक्चुअली हाइपोथेसिस तो ये है ना, मफरूजा तो ये था। ये दो मफरूजे थे कि प्रोसेस सही चल रहा है, दूसरा मफरूजा क्या था कि प्रोसेस सही नहीं चल रहा। इन दोनों में से आपने मैथमेटिकली कुछ चीजें निकाल ली थी, उनके बिहार पर हमने प्रोसेस किया। उस प्रोसेस करने के बाद ये मैथमेटिकल ये था, ये वैल्यू ट्रू हो रही है या ये वैल्यू ट्रू हो रही है। तो वो जो फैक्ट्री मालिक है उसे तो नहीं पता नहीं वैल्यूज का, उसे तो हमें हमारा डिसीजन चाहिए। तो हमारा डिसीजन अब ये आ गया, क्योंकि ये हाइपोथेसिस था कि प्रोसेस इज आउट ऑफ कंट्रोल। तो अगर जब हमने स्टैटिस्टिकली रिजल्ट दे दिया कि प्रोसेस आउट ऑफ कंट्रोल है, तो वो क्या करेगा? वो प्रोसेस को स्टॉप कर देगा और प्रॉब्लम को देखेगा, प्रॉब्लम कहाँ पे है, डायमीटर ज्यादा क्यों बन रहा है। डायमीटर ज्यादा भी तो ये ज्यादा की तरफ आया है, कम भी हो सकता था। वो कम की सूरत में भी रिजेक्ट होता, वो इधर रिजेक्ट होता आकर। अगर वो 2 इंच से कम बनाता है तो इधर जाकर रिजेक्ट होता, अभी 2 इंच से ज्यादा बना रहा है तो इधर जाकर रिजेक्ट हुआ।
तो यहाँ पे प्रॉब्लम ग्रेटर साइड पर भी था और लेफ्ट लोअर साइड पर भी है। अब कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसमें सिर्फ एक तरफ प्रॉब्लम होता है। जिस तरह से अगर हम मार्क्स की बात करें स्टूडेंट्स के, तो मार्क्स की सूरत में किस तरह प्रॉब्लम है? अपर एंड पे प्रॉब्लम है, लोअर एंड पे प्रॉब्लम है। अगर कोई 100 में से 100 नंबर ले लेता है तो ये कोई इश्यू तो नहीं है ना, ये तो अच्छी बात है। जी सर। हाँ, कम नंबर लेना इज अ प्रॉब्लम, यानी कि अगर 50 या उससे लेस लेंगे तो फेल हो जाएंगे, फेलियर रेट बढ़ जाएगा, जो कि एक प्रॉब्लम है। तो अब आपका क्रिटिकल रीजन सिर्फ एक तरफ बनेगा, लोअर एंड पे, अपर एंड पे प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर हम बात करें नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स इन अ सिटी, तो ज्यादा एक्सीडेंट होना इशू है, कम एक्सीडेंट होना इशू नहीं है। तो अब हमारा अपर एंड पे क्रिटिकल रीजन बनेगा, लोअर एंड पे क्रिटिकल रीजन नहीं बनना चाहिए, यानी कि लोअर एंड पे तो इश्यू कोई नहीं है, वो एक्सेप्टेबल है, ऐसे ही है ना। तो बाज औकात सिर्फ एक टेल पे प्रॉब्लम होता है, अपर पे या लोअर पे, और बाज औकात दोनों टेल्स पे इश्यू होता है, ठीक है। जिस तरह से जो फिलिंग प्रोसेस है वो एग्जांपल्स हैं, डायमीटर है, ये प्रॉब्लम है। गाड़ी के इंजन का जो पिस्टन होता है उसका डायमीटर है वो, ठीक है। स्लीव का इनर डायमीटर जो होता है वो, ये सब चीजें जो है किसी खास हद से बढ़ जाना इशू होता है, किसी खास खास हद से कम हो जाना इशू होता है, और उन दोनों लिमिट्स के बीच में रहे तो एक्सेप्टेबल होता है, ठीक है। तो जब दोनों एंड पे प्रॉब्लम हो तो टू टेल टेस्ट, जब एक पे हो तो वन टेल, वो मैंने आपको करवा दिया, वन टेल के भी क्वेश्चन करवाए जी। 10.5 को जरा ध्यान से देखिए। जी जी, जब प्रॉब्लम आए तो कहीं नहीं बताइएगा। सर आप बात नहीं कर रहे, ये हमें आवाज नहीं आ रही। मैं बात नहीं कर रहा, मैंने आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए कहा, हद हो गई है यार। 10.5। ओके सर, कर रहे हैं वो तो। हाँ, तो मैं फिर खामोश हूँ ना, आप लोगों को काम दिया है, मैं थोड़ी देर बाद बोलूंगा।
जी हाइपोथेसिस क्या बनाया बताइए। हेलो, यस सर। हाइपोथेसिस क्या बनाया? हाइपोथेसिस सर जी म्यू इज इक्वल टू 8.9 और H1 जो है सर जी म्यू नॉट इक्वल टू 8.9। प्रोसेस इज अ स्टेट ऑफ कंट्रोल आउट ऑफ कंट्रोल। यहाँ पे क्वेश्चन जरा समझे ना, क्वेश्चन क्या था। हाँ, उन्होंने हाइपोथेसिस के लिए कोई क्लियर इंडिकेशन नहीं दिया था, एटलीस्ट तो आप ये बना सकते हैं, ओके है। लेकिन अगर हम क्वेश्चन को सही तरह समझने की कोशिश करें तो वो देखें, an ambulance service claims that it takes on average 8.9 minutes to reach its destination in emergency calls। ठीक है, क्योंकि तो ऑन एवरेज 8.9 मिनट्स लेते हैं इमरजेंसी कॉल्स की सूरत में किसी भी डेस्टिनेशन पे पहुंचने के लिए। अब गौर कीजिए, ये एक एम्बुलेंस सर्विस है, तो यहाँ पे प्रॉब्लम हमने डिटेक्ट करना है ना। और जो लाइसेंसिंग एजेंसी है वो 50 कॉल्स को मेजर करती है, टाइम नोट करती है और ऑन एवरेज 9.3 मिनट्स देती है। अब गौर कीजिए कि एम्बुलेंस सर्विस को लाइसेंस कब मिलेगा। अगर हम देखें कि भाई उन्हें लाइसेंस मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो कब मिलेगा लाइसेंस? वो जल्दी पहुंचेगी ऑन एवरेज तो लाइसेंस मिलेगा, या देर से पहुंचेगी तो लाइसेंस मिलेगा? सर जी जल्दी जाएंगे तो मिलेंगे सर जी। हाँ, यानी अगर तो उनका जो बताया हुआ टाइम है 8.9 मिनट, उतने में पहुंच गए तो भी लाइसेंस मिलेगा, ऐसे ही है ना। और अगर उससे जल्दी में पहुंच गए तो भी लाइसेंस मिलेगा। लेकिन अगर 8.9 मिनट से लेट पहुंचे तो लाइसेंस नहीं मिलना चाहिए, ऐसे ही है। यस सर। हाँ, तो फिर अब हाइपोथेसिस क्या बनता है आपका? मतलब दो सूरतें हैं ना, एक एम्बुलेंस सर्विस जो है वो लाइसेंस के लिए अप्लाई कर रही है, तो यस या सर तो सर जी उसमें H नॉट। लाइसेंस मिलेगा या नहीं मिलेगा। यस सर H नॉट इज म्यू इज इक्वल टू 8.9 नॉट ऑफ कंट्रोल होगा या कंट्रोल होगा सर जी। नहीं ना, फिर वही बात, मेरी सारी बात मान भी रहे हो और फिर देखो, ये क्लेम है कि वो 8.9 में पहुंच जाते हैं। अब इस क्लेम के बिहाफ पर हम हाइपोथेसिस बनाना चाहते हैं कि उसे लाइसेंस मिलेगा या नहीं मिलेगा। अब लाइसेंस मिलने की दो सूरतें, अभी आपने खुद ही कहा कि उसका 8.9 से लेट होना जो है वो प्रॉब्लम है, ठीक है। जल्दी पहुंच जाना तो एफिशिएंसी है, और अगर इस बताए हुए टाइम पे पहुंच जाते हैं तो भी अच्छी चीज है। तो इस सूरत में क्या है, लाइसेंस नहीं मिलेगा और इस सूरत में लाइसेंस मिल जाएगा। गो के जितनी स्टेटमेंट बुक में बताई है उस लिहाज से आप एटलीस्ट इक्वल टू वाला सॉल्व कर देते हैं, प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आपका पेपर तो मैंने लेना ना बेटे, तो मैं तो क्वेश्चन को फिर क्लियरली थोड़ा सा बताऊंगा कि भाई उसका जो थीम है क्वेश्चन का उसके मुताबिक क्या बनता है एग्जैक्टली। तो इसके मुताबिक हाइपोथेसिस कुछ इस तरह से बनता है। तो अब फिर इसमें H नॉट जो है वो इक्वलिटी वाला साइन जो है वो बनेगा, और H1 जो है ये बनेगा। यहाँ पे उसे लाइसेंस नहीं मिलेगा और यहाँ पर उसे लाइसेंस मिलेगा। ये क्रॉस और टिक को आप लोग स्टेटमेंट लिखिएगा पूरी। एम्बुलेंस सर्विस विल गेट द लाइसेंस, तो यहाँ पे क्या है, विल नॉट गॉट द लाइसेंस। यहाँ पे लाइसेंस नहीं मिलेगा और यहाँ पे लाइसेंस मिल जाएगा। एंड ये वन टेल की मदद से सॉल्व कीजिएगा। हाइपोथेसिस मैंने बना दिया, बाकी स्टेटमेंट एज इट इज होगी। केस 1 केस 2 केस 3 जौन सा भी लगता है वो लगाएंगे और सॉल्व करेंगे। और दूसरी बात, मैंने आपको एक और बुक भी सेंड की थी एलन ब्लूमैन की, ठीक है, एलिमेंट्री स्टैटिस्टिक्स। उसका चैप्टर नंबर 7 और चैप्टर नंबर 8 भी सॉल्व कीजिए, उसके एक्सरसाइजेस एग्जांपल्स भी देखिए, वो ज्यादा आसान तरीके से बताया गया है उसमें, ठीक है। ये थोड़ी सी एडवांस है बुक, वो थोड़ी सी आसान है। तो अब मैं आपको बता रहा हूँ कि एलन ब्लूमैन की जो बुक है एलिमेंट्री स्टैटिस्टिक्स, वो मैंने बुक ग्रुप में बहुत पहले शेयर की थी, वो आप काइंडली देखें जरूर, ठीक है। उसके भी क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, इसकी एक्सरसाइज भी सॉल्व करें, और फिर नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम करें। ठीक हो गया? सोल्यूशन करें, गलत हो सकता है लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप रुक जाएं।
आप काम कीजिए। इज दैट क्लियर? यस जी सर। सर। CR GR जॉन जॉन भी हैं या कोई भी जी सर। मुझे जो है वो अटेंडेंस सेंड कर दें काइंडली। ओके सर। हाँ शाबाश। ओके जल्दी से क्लिक ले लें फिर हम मीटिंग एंड करें। अल्लाह हाफिज। आज जूम वालों ने हमें अच्छा किया यार, क्लास नहीं एंड की, चलती रही है। सर जी क्लिक हो गए। चले ठीक हो गया। ओके गाइस, अल्लाह ओके हाफिज। सर जी, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। हाफिज।